दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपदेशा क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री यानी कि इतिहास को और पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देख रहे थे दोस्तों, क्या वह था? भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और उसके तहत हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, क्या वह था दोस्तों? अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित हम लोगों ने 2017 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, अब तक 2023 से लेकर 2017 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में दोस्तों हम 2017 से आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हम लोग हल करते चल रहे हैं, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि आगामी जो हमारी 16 जून 2024 को आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा लगी हुई है, उसकी दृष्टि से दोस्तों ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 2017 के प्रश्न को एक बार देखेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए, जो भी पॉइंट इसमें बताए जा रहे हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो 2017 के प्रश्न को एक बार और रिपीट करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम 2016 के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें यहां 2017 में पूछे गए प्रश्न को हम देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, कह रहा है दोस्तों कि तीस्ता नदी के संदर्भ में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यहां ध्यानपूर्वक चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। क्या है? तीस्ता नदी का कह रहा दोस्तों उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा दोस्तों कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की क्या है दोस्तों? एक सहायक नदी है। बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है ऑप्शन बी, केवल सेकेंड। और एक बार और प्रश्न को हम रिपीट करेंगे। चलिए देखें ध्यानपूर्वक। चलिए देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति दोस्तों सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की क्या है दोस्तों? एक सहायक नदी है। ठीक है, फिर देखिए, रंगीत नदी की उत्पत्ति दोस्तों सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो इसमें जो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड। और इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक यहाँ देखें दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें, यहाँ देखें पहला पॉइंट जो दिया गया है व्याख्या में देखें ध्यानपूर्वक। कह रहा है दोस्तों कि तीस्ता नदी का उद्गम दोस्तों क्या है? पाऊ हुनरी हिमनद से हुआ है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है कि तीस्ता नदी का उद्गम दोस्तों क्या है? पाऊ हुनरी हिमनद से हुआ है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता की एक सहायक नदी है। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि यह एक सदानीरा नदी है और गर्मियों में हिमालय की पिघलती बर्फ तथा मानसून में वर्षा द्वारा इसे क्या होता है दोस्तों? जल की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। क्या कह रहा है देखें यहाँ कि रंगीत नदी की उत्पत्ति दोस्तों सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। यह एक दोस्तों एक सदानीरा यानी कि दोस्तों सारे वर्ष बहने वाली एक नदी है। सदानीरा का अर्थ क्या होता है? सारे वर्ष, यानी कि पूरे वर्ष बहने वाली एक नदी है। और गर्मियों में दोस्तों हिमालय की पिघलती बर्फ तथा मानसून में वर्षा द्वारा इसे जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल क्या है? तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है तथा यह संयुक्त रूप से दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, फिर से देखेंगे, कह रहा है कि तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है तथा यह संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने प्रश्न देखा था दोस्तों, क्या है? यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए क्या दिया गया था हमारा प्रश्न। 2017 में जो पूछा गया प्रश्न है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने केवल सेकंड जो पॉइंट था उसको सही मार्क किया था। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे गलत दिए गए थे। राइट आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, चलिए 2016 में पूछे गए प्रश्न को हम देखेंगे क्या दे रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ देखें,
चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की क्या है सहायक नदी या नदियां हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, वह हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि दोस्तों दिबांग भी है, कमेंग भी है और लोहित भी है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं। तो याद रखें दोस्तों, दिबांग भी, कमेंग भी और लोहित भी। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है, फिर देखें कह रहा दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। क्या है, याद रखें कि ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। यह दोस्तों हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बत में इसे दोस्तों सांगपो कहते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, तथा सादिया के निकट असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। ठीक है, यहां देखें कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, कई बार यह सहायक नदियां पूछी गई हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कह रहा है दोस्तों सबनश्री है, फिर है दोस्तों भरेली, फिर है दोस्तों मानस, दिबांग, लोहित, धनश्री, कामेंग, रैदाक, पगलदिया और कोपिली। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखें यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं। तो याद रखें दोस्तों, दिबांग भी, कमेंग भी और लोहित भी। ठीक है, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी 1, 2 और 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या देखें, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, देखें कह रहा है कि तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, तथा सादिया के निकट असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों को देखेंगे क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दोस्तों, याद रखिए सबनश्री है, भरेली है, मानस है, दिबांग है, लोहित है, धनश्री है, कामेंग है, रैदाक है, पगलादिया और कोपली है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। और यही हमारा प्रश्न में पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं। तो याद रखें दिबांग, कमेंग, लोहित। ठीक है, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे 2016 में पूछे गए हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल, और उसके तहत हम लोग देख रहे थे दोस्तों अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। दूसरा प्रश्न 2016 में पूछा गया है कि हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया है। क्या है, देखें कह रहा दोस्तों कि हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया था। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, क्या कह रहा है, फिर देखिए कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया था। तो याद रखें दोस्तों गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। चलिए यहां ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा दोस्तों 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियों यानी कि दोस्तों गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को दोस्तों पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। ठीक है, यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ रहा था कि हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों गोदावरी और कृष्णा हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, क्या सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को याद रखिए। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं आप लोग ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। आगामी परीक्षा की दृष्टि से जो हमारी 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न दोस्तों PYQ हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चले। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्न देखेंगे हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे 2015 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, टॉपिक हम देख रहे थे दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, चलिए देखिए 2015 में जो पूछा गया पहला प्रश्न उसको देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। क्या है, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला देखिए क्या कह रहा है वंशधारा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ, पहला कह रहा है दोस्तों वंशधारा, दूसरा कह रहा है दोस्तों इंद्रावती, तीसरा है प्राणहिता और चौथा है पेन्नार। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी दोस्तों हमारी गोदावरी की
सहायक नदियां हैं तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी केवल सेकंड और थर्ड, यानी कि दोस्तों इंद्रावती और कौन सी प्राणहिता, ठीक है। जबकि वंशधारा और पेन्नार हमारी क्या है दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों वंशधारा, दूसरा है दोस्तों इंद्रावती, तीसरा है प्राणहिता, चौथा है दोस्तों पेन्नार, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन डी केवल सेकंड और थर्ड हम राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि इंद्रावती और प्राणहिता, ठीक है। फिर देखें, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों वंशधारा, दूसरा कह रहा है दोस्तों इंद्रावती, तीसरा कह रहा है प्राणहिता, चौथा कह रहा है दोस्तों पेन्नार। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि केवल सेकंड और थर्ड, यानी कि दोस्तों इंद्रावती और प्राणहिता, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, देखेंगे व्याख्या क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे बड़ी नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। कह रहा है कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। फिर देखें अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों पेनगंगा, ठीक है, फिर है दोस्तों इंद्रावती, फिर है दोस्तों प्राणहिता तथा मंजीरा। क्या है, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता तथा मंजीरा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए। और कह रहा है कि इसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या है, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता तथा मंजीरा हैं और कह रहा है कि इसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि गोदावरी की अन्य सहायक नदियां हैं दोस्तों पूर्णा, वैनगंगा, प्रबदा तथा वर्धा। क्या है, गोदावरी की अन्य सहायक नदियां हैं पूर्णा, वैनगंगा, प्रबदा तथा वर्धा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें, कह रहा है दोस्तों कि गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र यानी कि दोस्तों कैचमेंट एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है भारत के 7 राज्यों यानी कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा में विस्तृत है, ठीक है। क्या है, कह रहा है कि गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा में विस्तृत है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी एवं ऋषिकुलिया नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कह रहा है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि वंशधारा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि पेन्नार नदी दक्षिण भारत के नंदी दुर्ग श्रेणी से यानी कि कह रहा है कि पेन्नार नदी दक्षिण भारत के नंदी दुर्ग श्रेणी यानी कि दोस्तों नंदी दुर्ग रेंज की चेन्ना केसावा पहाड़ी जिला चिकबल्लापुर से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दोस्तों चित्रावती, पापहनी तथा चेरू हैं और यह नदी कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने प्रश्न को देख लिया है। प्रश्न हमारा पूछ रहा था वह क्या था, देखें यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा था दोस्तों, वह है हमारा वंशधारा, दूसरा कह रहा है दोस्तों इंद्रावती, तीसरा कह रहा है प्राणहिता, चौथा कह रहा है पेन्नार। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी केवल सेकंड और थर्ड, ठीक है। पूरी व्याख्या को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों 2014 के प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है यहाँ। चलिए देखिएगा 2014 में क्या प्रश्न पूछा गया है हमारा ड्रेनेज सिस्टम से। यहाँ देखें, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि केवल सेकंड और थर्ड दोस्तों लोहित और सुबनसिरी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, फिर से देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला है बराक, दूसरा है लोहित, तीसरा है सुबनसिरी, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, तो सही आंसर मार्क किया हम लोगों ने ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड, ठीक है। यानी कि दोस्तों लोहित और सुबनसिरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड हम राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। इसकी व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक यहां देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख क्या है, सहायक नदी है। क्या है, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है और यह पूर्वी तिब्बत से निकलकर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए असम के मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर से देखें कि लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है और यह पूर्वी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए असम के मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है उसको हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखें ध्यानपूर्वक। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है।
चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा पॉइंट। कह रहा दोस्तों कि सुबनसिरी ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी नहायक क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि सुबनसिरी ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर अरुणाचल एवं असम से बहते हुए उत्तरी लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र में क्या है? मिल जाती है। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा दोस्तों कि सुबनसिरी ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर अरुणाचल एवं असम से बहते हुए उत्तरी लखीमपुर जिले में क्या है? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखें, कह रहा दोस्तों कि बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जापो से निकलती है। क्या है? बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जापो से निकलती है और यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों कौन कौन सी? जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई हैं। क्या है? याद रखिएगा, बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई हैं। ठीक है, बांग्लादेश में इसे सूरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है और बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर दोस्तों क्या है? तिपाई मुखबाद अवस्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा दोस्तों क्या कह रहा है कि बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जापो से निकलती है और यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई। ठीक है, बांग्लादेश में दोस्तों इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है और बराक नदी को दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर दोस्तों तिपाई मुखबाद अवस्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2013 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे। 2013 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए, देखें क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। क्या है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, फिर देखें क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एक रेखीय विभ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी में बहती है। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। फिर कह रहा दोस्तों कि भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। क्या है? भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो इसमें सही आंसर जो मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट सही दिया गया है। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखेंगे कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? तो याद रखें पहला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है। बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। क्या है? यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। बिल्कुल सही है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भूमि का ढलान मध्य भारत से क्या है? पश्चिम की ओर है। तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था दोस्तों। क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंड और थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 2011 के प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, देखेंगे 2011 में पूछा गया प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों वह है ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र। ठीक है, देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। देखिए, चलिए पहला प्रश्न यहाँ 2011 में जो पूछा गया है उसको हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली क्या है? तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण एवं समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? ठीक है, फिर से देखें कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण एवं समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। क्या है? फिर देखिए, भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण एवं समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं।
कह रहा है कि नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो सही आंसर याद रखें दोस्तों, बिल्कुल मार्क करेंगे कि भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के उच्च संघीय नमन के कारण। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए इसकी व्याख्या देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र, इरावदी एवं मेकांग तिब्बत से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। क्या है? ब्रह्मपुत्र, इरावदी एवं मेकांग तिब्बत से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। इनमें इरावदी म्यांमार में तथा मेकांग दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया के क्या है, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम तथा चीन से होकर बहती है। क्या है? इनमें इरावदी म्यांमार में तथा मेकांग दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम तथा चीन से होकर बहती है। ठीक है, फिर देखें, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के समीप से होता है तथा प्रारंभ में यह पूर्व की ओर हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग के समानांतर बहते हुए नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के समीप अचानक यू टर्न लेते हुए दक्षिण की दिशा में भारत में प्रवेश करती है और असम में पश्चिम की ओर बहते हुए अंततः बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। फिर देखें, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों कैलाश पर्वत के समीप से होता है तथा प्रारंभ में यह पूर्व की ओर हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग के समानांतर बहते हुए नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के समीप अचानक यू टर्न लेते हुए दक्षिण की दिशा में भारत में प्रवेश करती है और असम में पश्चिम की ओर बहते हुए अंततः बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर देखें, कह रहा दोस्तों कि हिमालय के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत के समीप दक्षिण की ओर उच्च संघीय अवनमन है। क्या है? फिर देखें, हिमालय के पूर्वी भाग में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत के समीप दक्षिण की ओर उच्च संघीय अवनमन है। हिमालय की इसी आकारिकी का अनुसरण कर ब्रह्मपुत्र नदी भी नामचा बरवा के समीप भारत में प्रवेश कर जाती है। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल में। वह है हमारा जलवायु यानी कि दोस्तों क्लाइमेट। क्या है दोस्तों? जलवायु यानी कि दोस्तों क्लाइमेट की यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए जलवायु से जो 2017 में पूछा गया पहला प्रश्न है उसको हम देखेंगे। यहाँ देखें क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा दोस्तों हमारा क्या पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशियन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों इंडियन ओशियन डाइपोल की परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि इंडियन ओशियन डाइपोल की परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। क्या है? कह रहा है कि इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा केवल ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे, ऑप्शन बी केवल सेकेंड। ठीक है, फिर से देखें कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशियन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से क्या होती है, विशेषित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को क्या करती दोस्तों, प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन बी केवल सेकंड। चलिए इसकी व्याख्या दोस्तों हम देख लेते हैं, व्याख्या इसकी क्या दी गई है। ठीक है, ध्यानपूर्वक ऊपर देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या दिया गया है। ठीक है, देखें व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी क्या है, यहाँ देखें क्या कह रहा है, इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के समुद्री सतह के तापमान के बीच अंतर से विशेषित होती है। अतः कथन एक हमारा गलत है। फिर देखें कि इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी क्या है, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के समुद्री सतह के तापमान के बीच अंतर से विशेषित होती है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2015 के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा जलवायु यानी कि क्लाइमेट। ठीक है, पहला प्रश्न देखें 2015 में जो पूछा गया है, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से दोस्तों उपोष्णशीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। क्या है, फिर देखें
कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु दोस्तों उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि कहाँ है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। फिर देखिए, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी, नामदफा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, देखें, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है दोस्तों कि यह उद्यान उत्तर पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। क्या है? यह उद्यान उत्तर पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है और यह उद्यान दोस्तों सघन वर्षा के क्षेत्र में स्थित है। कह रहा है कि वर्षा ऋतु मई से अगस्त तक होती है और यहाँ के वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है। कह रहा है कि यह उद्यान उत्तर पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है और यह उद्यान दोस्तों सघन वर्षा के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, वर्षा ऋतु मई से अगस्त तक होती है। यहाँ के वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि यह उद्यान पूर्वी हिमालय उप प्रदेश में स्थित है। क्या है? कह रहा है कि यह उद्यान दोस्तों पूर्वी हिमालय उप प्रदेश में स्थित है और कह रहा है कि यहाँ की वनस्पतियां बढ़ती हुई ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती हैं। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि निचली ऊंचाई पर जहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वही बढ़ती ऊंचाई के साथ शीतोष्ण एवं अल्पाई वन भी पाए जाते हैं। अतः सही विकल्प उत्तर हमारा डी है। ठीक है, फिर देखें कि यह उद्यान पूर्वी हिमालय उप प्रदेश में स्थित है। यहाँ की वनस्पतियां दोस्तों बढ़ती हुई ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती हैं और क्या कह रहा है कि निचली ऊंचाई पर जहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वही बढ़ती ऊंचाई के साथ शीतोष्ण एवं अल्पाई वन भी पाए जाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प डी मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखें तीसरा पॉइंट, अन्य शेष सभी राष्ट्रीय उद्यानों में उष्णकटिबंधीय जलवायु से लेकर अल्पाइन जलवायु तक का विस्तार नहीं पाया जाता है। क्या है? अन्य शेष सभी राष्ट्रीय उद्यानों में उष्णकटिबंधीय जलवायु से लेकर अल्पाइन जलवायु तक का विस्तार नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु दोस्तों उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो याद रखिए दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है, हमारे यह है दोस्तों उत्तर पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2014 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहां देखें क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है क्षेत्र और किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहां देखें क्षेत्र और जिसके उत्पादन के लिए वे क्षेत्र जाने जाते हैं, यहां पे हमें सही सुमेल करना है। ठीक है, तो सही आंसर इसमें दिया गया है, क्या है दोस्तों, वह है ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी पॉइंट हमारे सही सुमेल नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है, अतः कह रहा है कि विकल्प डी हमारा सही है। ठीक है, कह रहा है सुपारी के उत्पादन की दृष्टि से जो प्रमुख अग्रणी राज्य हैं, वह है दोस्तों हमारे कौन कौन, कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई भी युग्म हमारा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि किन्नौर कह रहा है सुपारी, मेवात कह रहा है आम, कोरोमंडल कह रहा है सोयाबीन। ठीक है, कोई भी पॉइंट हमारे इसमें सुमेल नहीं है। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है, अतः विकल्प डी हमारा सही है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों सुपारी, जिसे हम लोग दोस्तों क्या एरेका नट के नाम से भी जानते हैं, कि उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख अग्रणी राज्य हैं कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। फिर आगे के डिटेल को हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे हमारे क्या दिए गए हैं, सारे पॉइंटों को दोस्तों ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिए, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये सारे पीवाईक्यू हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पीवाईक्यू सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पीवाईक्यू हमारी जो 16 जून 2024 को आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा लगी हुई है, उसकी दृष्टि से ये सारे पीवाईक्यू दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न, इस प्रश्न के डिटेल क्या दिए गए हैं देख लेंगे हम। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये सभी हमारे क्या हैं दोस्तों, ये सभी हमारे किसके, अरेका नट यानी कि दोस्तों क्या है, सुपारी के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, फिर देखें कह रहा दोस्तों कर्नाटक हमारा इस दृष्टि से क्या है, प्रथम स्थान पर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है देश की लगभग 40% सुपारी का उत्पादन कर्नाटक द्वारा किया जाता है। क्या है, देश की लगभग 40% सुपारी का उत्पादन कर्नाटक द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार करनाल और कुरुक्षेत्र ही हरियाणा में आम की उपज वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। क्या है, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार
अनुसार करनाल और कुरुक्षेत्र ही हरियाणा में आम की उपज वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, अतः मेवात क्षेत्र आम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है, जो कि हमारा प्रश्न में दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार करनाल और कुरुक्षेत्र, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, करनाल और कुरुक्षेत्र ही हरियाणा में आम की उपज वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, अतः मेवात क्षेत्र आम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, फिर देखें क्या कह रहा है दोस्तों, आगे के पॉइंट देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि कोरोमंडल सोयाबीन उत्पादन के लिए नहीं बल्कि देश में क्या है, फास्फोटिक उर्वरकों के अग्रणी विनिर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। क्या है, देखें यहाँ कह रहा है कि कोरोमंडल सोयाबीन उत्पादन के लिए नहीं बल्कि देश में फास्फोटिक उर्वरकों के अग्रणी विनिर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, कह रहा है कि यह क्षेत्र मुख्य रूप से दोस्तों चावल, दाल, गन्ना, कपास, मूंगफली, केला, सुपारी, नारियल, सीमेंट, फिल्म प्रोजेक्टर्स के लिए जाना जाता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2012 में पूछे गए प्रश्न को हम देखेंगे ध्यानपूर्वक, यहाँ क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा क्लाइमेट। ठीक है, देखें कह रहा है दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट दोस्तों हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि क्या है दोस्तों, घटती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है दोस्तों, घटती है। ठीक है, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसकी व्याख्या हम देख लेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या दिया है व्याख्या इसकी। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों हमारा पहला पॉइंट कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। फिर देखें, कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, कह रहा दोस्तों मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। क्या है, मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है तथा 10 जून को पटना, 15 जून को दोस्तों लखनऊ, 1 जुलाई को जयपुर पहुंचता है। क्या है, तथा 10 जून को पटना, 15 जून को लखनऊ एवं 1 जुलाई को जयपुर पहुंचता है। इसी प्रकार दोस्तों सितंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है। क्या है, इसी प्रकार सितंबर के आरंभ से दोस्तों उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है तथा मध्य अक्टूबर तथा दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत में से मानसून निर्वतित हो जाता है। क्या है, कह रहा है कि इसी प्रकार सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है तथा मध्य अक्टूबर तक दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से मानसून निर्वतित हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखें, लौटती हुई मानसूनी पवनें दोस्तों बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प क्या करके ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में क्या है दोस्तों, वर्षा करती हैं। क्या है, लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। इससे स्पष्ट है कि उत्तर भारत में मानसून की अवधि सामान्यतः जून से सितंबर माह के बीच होती है, जबकि दक्षिण भारत में यह जून से नवंबर तक बनी रहती है। अतः कथन एक हमारा सत्य है। क्या है, फिर देखें, लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। इससे स्पष्ट है कि उत्तर भारत में मानसून की अवधि सामान्यतः जून से सितंबर माह तक के बीच होती है, जबकि दक्षिण भारत में यह जून से नवंबर तक बनी रहती है। अतः कथन एक हमारा सत्य है। ठीक है, आगे देखेंगे डिटेल क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट देखें दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में मानसूनी पवनों का प्रवेश पश्चिम बंगाल से हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर होता है। क्या है, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में मानसूनी पवनों का प्रवेश पश्चिम बंगाल से हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर होता है। अपने प्रवेश के क्रम में पहले आने वाले स्थानों पर ये पवनें भारी मात्रा में वर्षा करती हैं तथा आगे बढ़ते हुए इनकी आर्द्रता में ह्रास होने लगता है। परिणाम स्वरूप दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मानसूनी पवनों से वर्षा में कमी होने लगती है तथा इनकी शुष्कता में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती जाती है। अतः कथन 2 भी हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वह है हमारा प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, यहां देखें ध्यानपूर्वक क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों, वह है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है,
यानी कि क्या दोस्तों, हमारा नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे दोस्तों। 2023 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है, देखेंगे यहाँ। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला, निम्नलिखित वृक्षों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। टॉपिक चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति और सब्जेक्ट देख रहे थे भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों कटहल, यानी कि क्या है दोस्तों? आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस। क्या है? आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस। ठीक है, दूसरा कह रहा है दोस्तों महुआ, यानी कि दोस्तों मधुका इंडिका। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा सागौन, यानी कि दोस्तों टेक्टोना ग्रैंडिस की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है उपर्युक्त में से कितने, क्या है, उपर्युक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कटहल, जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस। ठीक है, दूसरा है महुआ, यानी कि मधुका इंडिका, और तीसरा है दोस्तों सागौन, यानी कि टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने हमारे पर्णपाती वृक्ष हैं? ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे, वह है हमारे केवल 2, यानी कि इसमें से 2 जो हमारे वृक्ष हैं दोस्तों वह पर्णपाती वृक्ष हैं। इसकी व्याख्या चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखें क्या व्याख्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कटहल हमारा सदाबहार, यानी कि लेटेक्स उत्पादक 25 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष हैं, जो भारत और मलेशिया के स्थानिक वृक्ष हैं, जो श्रीलंका, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया एवं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में पाए जाते हैं। उनकी खेती बड़े फलों व लकड़ी हेतु की जाती है, जो आकार एवं स्वरूप में क्या हो सकते हैं? भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, कटहल दोस्तों सदाबहार लेटेक्स उत्पादक 25 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष हैं, जो भारत और मलेशिया के स्थानिक वृक्ष हैं दोस्तों। ठीक है, जो श्रीलंका, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया एवं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में पाए जाते हैं। उनकी खेती बड़े फलों व लकड़ी हेतु की जाती है, जो आकार में क्या है एवं स्वरूप में भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों क्या है हमारा, देखें, कह रहा है कि महुआ एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। क्या है? महुआ एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तेजी से बढ़ने वाला क्या है दोस्तों? वृक्ष है, और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं बिहार में पाया जाता है। क्या है? कह रहा दोस्तों महुआ एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है, और कह रहा है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं बिहार में पाया जाता है। ठीक है, फिर देखें आगे क्या कह रहा है कि सागौन एक उष्णकटिबंधीय दृढ़ लकड़ी वाला पर्णपाती वृक्ष है, और यह दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया का स्थानिक पेड़ है, लेकिन इसकी खेती कई अन्य क्षेत्रों में भी की जाती है। ठीक है, कह रहा दोस्तों हमारा कि सागौन एक उष्णकटिबंधीय दृढ़ लकड़ी वाला पर्णपाती वृक्ष है, और यह दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया का स्थानिक पेड़ है, लेकिन इसकी खेती कई अन्य क्षेत्रों में भी की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें कि सागौन की लकड़ी को इसके स्थायित्व और जल प्रतिरोध हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या है? सागौन की लकड़ी को इसके स्थायित्व और जल प्रतिरोध हेतु महत्वपूर्ण माना जाता, और इसका उपयोग दोस्तों नाव निर्माण, फर्नीचर, नक्काशी एवं लिबास जैसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जाता है। ठीक है, तो अतः विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है, 2, यानी कि दोस्तों हमारा महुआ का पौधा और दोस्तों सागौन का पौधा, ये क्या है? हमारे एक पर्णपाती वृक्ष हैं। ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा था दोस्तों क्या, ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा था दोस्तों कटहल, यानी कि आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस की बात कर रहा था, और दूसरा पॉइंट कह रहा दोस्तों हमारा महुआ, जो कि क्या है? मधुका इंडिका। तीसरा पॉइंट है सागौन, यानी कि टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, तो इसमें कह रहा था हमारा प्रश्न कि उपर्युक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? तो याद रखें दोस्तों महुआ यानी कि मधुका इंडिका, और सागौन यानी कि टेक्टोना ग्रैंडिस, यह दोनों ही हमारे क्या हैं? पर्णपाती वृक्ष हैं, और सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, चलिए 2019 में जो हमारा प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन से पूछा गया प्रश्न है, उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ देखें, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों पर क्या कीजिए दोस्तों? विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों क्या? छत्तीसगढ़। दूसरा कह रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश। तीसरा कह रहा है महाराष्ट्र। चौथा कह रहा है उड़ीसा। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही अनुक्रम है? क्या है? फिर देखिए, कह रहा है उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही अनुक्रम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है क्या? इसका सही आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों क्या? सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, यानी कि महाराष्ट्र, फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा उड़ीसा, और सबसे लास्ट में होगा दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर देखें
कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही अनुक्रम है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे 3241, यानी कि दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा उड़ीसा और फिर लास्ट में होगा छत्तीसगढ़। सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा उड़ीसा और लास्ट में होगा छत्तीसगढ़। चलिए इसकी व्याख्या दोस्तों हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखें, व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा देश में वन क्षेत्र की वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा देश में वन क्षेत्र की वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। कह रहा है भारत की वन स्थिति नामक इस रिपोर्ट को देश के वन संसाधनों का आधिकारिक आकलन माना जाता है। क्या है, भारत की वन स्थिति नामक इस रिपोर्ट को देश के वन संसाधनों का आधिकारिक आकलन माना जाता है। कह रहा है कि भारत सरकार प्रत्येक 2 वर्षों में वन सर्वेक्षण करवाती है, जिसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वनों से आच्छादित हिस्से का आकलन किया जाता है। कह रहा है दिए गए राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता इस प्रकार है। ठीक है, महाराष्ट्र में है दोस्तों हमारा क्या, वह है दोस्तों 16.47%। क्या है, महाराष्ट्र में दोस्तों है हमारा 16.47%। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में, वह है दोस्तों क्या, तो मध्य प्रदेश में है हमारा 25.11%। ठीक है, उड़ीसा में है दोस्तों हमारा क्या, तो उड़ीसा में है हमारा 32.98% और छत्तीसगढ़ में है दोस्तों 41.09%। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र में है हमारा 16.47%, फिर है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में 25.11%, फिर है दोस्तों हमारा उड़ीसा में 32.98% और फिर है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ में 41.09%। अतः विकल्प सी हम सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था। 3241 हमारा सही सीरीज था। ठीक है, चलिए 2015 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। टॉपिक चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति और सब्जेक्ट देख रहे थे भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। क्या है, फिर देखें कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, तो सही आंसर मार्क करेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है फिर से कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, तो सही आंसर मार्क करेंगे वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, फिर देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, तो सही आंसर मार्क करेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, व्याख्या देखें। कह रहा दोस्तों सागौन या टीक यानी कि दोस्तों टेक्टोना क्या है दोस्तों, वह है हमारा टेक्टोना ग्रैंडिस की बात कर रहा है। ठीक है, देखें कह रहा है सागौन या टीक यानी कि टेक्टोना ग्रैंडिस उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यानी कि दोस्तों ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। क्या है, सागौन या टीक टेक्टोना ग्रैंडिस उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का एक प्रमुख वृक्ष है। ठीक है, याद रखें, फिर से देखें, सागौन या टीक यानी कि दोस्तों टेक्टोना ग्रैंडिस उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यानी कि दोस्तों ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का एक प्रमुख वृक्ष है। भारत में ये वन मानसूनी वन का प्रारूपक है, साल इन वनों का एक अन्य प्रमुख वृक्ष है। ठीक है, फिर देखें यहाँ अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के उन सभी भागों में विस्तारित हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। फिर देखें, कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के उन सभी भागों में विस्तारित हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद, पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों, छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा में पाए जाते हैं। क्या है, ये वन दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है कि इन वनों में साल, सागौन, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर देखें, इन वनों में दोस्तों साल, सागौन, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि टीक एक बहुउपयोगी तथा मूल्यवान कीमती लकड़ी है और यह भारत के अलावा दोस्तों म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस देशों में पाए जाते हैं। क्या है, फिर देखें, टीक एक बहुउपयोगी तथा मूल्यवान कीमती लकड़ी है, यह भारत के अलावा म्यांमार, थाईलैंड,
थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस देश में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो हमारा पूछा गया 2015 में है उसको हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, चलिए देखें। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का क्या है, संयोजन है। फिर से देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा क्या, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों हमारा भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो याद रखिए दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन डी, यानी कि विकल्प डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ। तीसरा प्रश्न ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कह रहा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा कह रहा है मिजोरम। ठीक है, प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त राज्यों में से किस में या किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कह रहा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तीसरा कह रहा है दोस्तों मिजोरम। ठीक है, कह रहा है दोस्तों क्या कि उपर्युक्त राज्यों में से किसमें या किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं। तो याद रखें दोस्तों, इसका सही आंसर मार्क करेंगे, वह है ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, अरुणाचल प्रदेश और कौन सा दोस्तों, वह है हमारा मिजोरम, बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश गलत दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम। कह रहा है कि उपर्युक्त राज्यों में से किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं। तो याद रखें ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड हमारे बिल्कुल राइट आंसर होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन क्या है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वर्षा वनों का एक अनूठा उदाहरण है। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान से अधिक वाली जलवायुविक दशाओं में ही विकसित होते हैं। फिर देखिए, कह रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वर्षा वनों का एक अनूठा उदाहरण है और यह वन 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान से अधिक वाली जलवायुविक दशाओं में ही विकसित होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ विविध प्रजातियों के वन एक साथ पाए जाते हैं जो कि वर्ष में भिन्न भिन्न अवधियों में अपनी पत्तियां क्या है, गिराते हैं, एक साथ नहीं, अतः ये समग्र रूप से सदापर्णी बने रहते हैं। क्या है, फिर देखिए, यहाँ विविध प्रजातियों के वन एक साथ पाए जाते हैं जो कि वर्ष में भिन्न भिन्न अवधियों में अपनी क्या है, पत्तियां गिराते हैं, एक साथ नहीं, अतः ये समग्र रूप से क्या है, सदापर्णी वन बने रहते हैं। अगला देखें, भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, पश्चिमी घाट विशेषकर कर्नाटक के भाग, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखें अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में उपर्युक्त वनों के लिए भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे का पॉइंट कि भारत में विभिन्न वनों का वितरण प्रतिरूप। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे डिटेल इसका क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे इसके डिटेल क्या दिए गए हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सारे प्रश्नों को देखते चलें। चलिए आगे देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों 2014 के हम प्रश्नों को। ठीक है, चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन हम देख रहे थे। देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, 2014 में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखें, यहाँ कह रहा है कि यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों के प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों के प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है। तो सही आंसर बिल्कुल मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा गलत दिया गया। फिर देखिए कह रहा है कि यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों के प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा बांज और बुरुंस। क्या है, सही आंसर मार्क करेंगे बांज और बुरुंस। चंदन हमारा बिल्कुल गलत आंसर दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो वह है दोस्तों ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। इस पॉइंट को हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि आप हिमालय
से होकर यात्रा करते तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों के प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों बाज और बुरुंश, जबकि चंदन हमारा दोस्तों गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, याद रखें ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2011 में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए 2011 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती की जा सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या है सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें दोस्तों न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? ठीक है, फिर देखिए एक बार और कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए इसकी डिटेल हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखिएगा यहाँ। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों कि आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। क्या है यहाँ देखें, आर्किड दोस्तों एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। विश्व में यह हिमनदों के सिवाय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। क्या है, आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। कह रहा है कि विश्व में यह हिमनदों के सिवाय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है और आर्किड का प्रयोग मुख्य रूप से दोस्तों इत्र या परफ्यूम निर्माण में, फूलों की खेती, व्यापार, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में तथा परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। आर्किड की खेती भारत के उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। आर्किड की खेती विश्व स्तर पर अति आर्द्रता वाले उष्ण क्षेत्रों में की जाती है। भारत में फूलों की खेती का 9% इन्हीं आर्किड से प्राप्त होता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर तटीय क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के साथ ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र आर्किड की खेती में वृद्धि की उत्कृष्ट क्षमता रखते हैं। क्या है, व्यावसायिक स्तर पर तटीय क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के साथ ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र आर्किड की खेती में वृद्धि की उत्कृष्ट क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसके उपज की आदर्श दशाएं चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए आर्किड के उपज की जो आदर्श दशाएं हैं, पहला पॉइंट देखें। कह रहा है दोस्तों कि आर्किड की उपज के लिए वनों की प्राकृतिक दशाएं क्या हैं, आदर्श हैं। वनों के समान वातावरण उत्पन्न कर इसे कृत्रिम रूप से घरों में उपजाया जा सकता है। ठीक है, फिर देखें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। घने जंगल एवं अप्रत्यक्ष धूप जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करते हो। क्या है, घने जंगल एवं अप्रत्यक्ष धूप जो क्या दोस्तों कह रहा है, घने जंगल एवं अप्रत्यक्ष धूप जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता हो। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि तापमान 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो। क्या है, कह रहा है घने जंगल एवं अप्रत्यक्ष धूप जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता हो। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि तापमान 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि आर्द्रता रात में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं तथा दिन में 70 से 80% हो। ठीक है, फिर से देखेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या कि आर्किड की उपज के लिए वनों की प्राकृतिक दशाएं आदर्श हैं। वनों के समान वातावरण उत्पन्न कर इसे कृत्रिम रूप से घरों में उपजाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि घने जंगल एवं अप्रत्यक्ष धूप जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता हो। तीसरा पॉइंट तापमान 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो। चौथा पॉइंट आर्द्रता रात में 30% से कम नहीं तथा दिन में 70 से 80% हो। ठीक है, आगे देखें क्या कह रहा है कि उपर्युक्त सभी दशाएं अरुणाचल प्रदेश में विद्यमान हैं। यहाँ प्राकृतिक वन कुल क्षेत्रफल के 81.37% भाग पर पाए जाते हैं। क्या है, जहां बड़े पैमाने पर कम खर्च में ही आर्किड उगाए जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, हम लोगों ने पूरी डिटेल व्याख्या देख ली है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान यानी कि मैनग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं, फिर से देखें। कह रहा है कि 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान, जिसे हम लोग मैनग्रोव के नाम से भी जानते हैं,
तटीय आपदाओं के विरुद्ध दोस्तों विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं, यही हमारा प्रश्न में पूछा जा रहा है। यहाँ देखें, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। चलिए इसके हम ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, इसके ऑप्शन हमारे क्या दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है वह इसमें सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी। यानी कि क्या देखेंगे, पढ़ेंगे। कह रहा है, क्या कह रहा है कि गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण दोस्तों तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा था कि 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया दोस्तों कि गरान यानी कि मैंग्रोव हमारे तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा था कि गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं, तो सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन डी। क्या है कि गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। क्या है, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण दोस्तों तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। ठीक है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि गरान या मैंग्रोव लवणीय जल की एक तटीय क्या है, वनस्पति है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से देखें, कह रहा दोस्तों गरान या मैंग्रोव लवणीय जल की एक तटीय वनस्पति है। इसे सुंदरी मैंग्रोव, कच्छ वनस्पति एवं ज्वारीय वनस्पति आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हेलोफाइट्स यानी कि लवणीय दशाओं में उगने वाले वृक्ष होते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों कि गरान मैंग्रोव लवणीय जल की एक तटीय वनस्पति है। ठीक है, इसे सुंदरी मैंग्रोव, कच्छ वनस्पति एवं ज्वारीय वनस्पति आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है ये हेलोफाइट्स यानी कि लवणीय दशाओं में उगने वाले वृक्ष होते हैं। ठीक है, आगे देखें क्या कह रहा है, यहाँ देखें। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों कि सुंदरवन के प्रसिद्ध डेल्टा प्रदेश में सुंदरी यानी कि दोस्तों क्या है, हैबिटिएरा माइनर वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है कि सुंदरवन के प्रसिद्ध डेल्टा प्रदेश में दोस्तों सुंदरी यानी कि दोस्तों हैबिटिएरा माइनर वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे ठोस एवं टिकाऊ इमारती लकड़ें प्राप्त की जाती हैं। क्या है, सुंदरवन के प्रसिद्ध डेल्टा प्रदेश में सुंदरी हैबिटिएरा माइनर वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे ठोस एवं टिकाऊ इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है। इन मैंग्रोव वनस्पतियों की जड़ें गहरी, असंख्य शाखा युक्त तथा वृक्ष की ऊंचाइयां सामान्यतः कम होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि चक्रवात, सुनामी अथवा अन्य ऊंची सागरीय लहरों के आगमन के दौरान भी ये वनस्पतियां अपनी जड़ों से उखड़ती नहीं है तथा अस्थायी बनी रहती हैं। इसी वजह से ये तटीय बस्तियों को सागरीय लहरों को रोक कर क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वह है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्न हम मृदा से संबंधित हल करते चले उनको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों मृदा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल। ठीक है, चलिए देखिए, 2021 में जो हमारा सॉइल से पूछा गया प्रश्न है, वह पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है, तो सही आंसर मार्क करेंगे विदरी, फिसर, ज्वालामुखी या चट्टान। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि भारत में काली कपास मृदा की रचना यानी कि निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है दोस्तों। ठीक है, तो यहां देखें क्या कह रहा है, विदरी, फिसर, ज्वालामुखी या चट्टान। इसका बिल्कुल राइट आंसर हम लोग ऑप्शन बी मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, विदरी, फिसर या ज्वालामुखी या चट्टान। ठीक है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या इसकी हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक यहां देखें इसकी व्याख्या क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि काली मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों यानी कि बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। ठीक है, ब्लैक सॉइल की बात कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगामी परीक्षा की दृष्टि से हमारा यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें, कह रहा है कि काली मृदा का निर्माण दोस्तों दरारी उद्भेदन से निकलने लावा, क्या है, दरारी उद्भेदन से निकलने लावा यानी कि पदार्थों बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी एवं विख्यात है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा या रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में इस मृदा को क्या है, करेल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कपास के अतिरिक्त यह मृदा दोस्तों गन्ना, गेहूं, प्याज और फलों की खेती करने के लिए भी अनुकूल है, अतः विकल्प बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखें, कह रहा दोस्तों कि काली मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों यानी कि बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। ठीक है, फिर देखें कि काली मृदा का निर्माण दोस्तों दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों यानी कि बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी एवं विख्यात है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा या रेगूर के नाम से भी जाना जाता। इसके अतिरिक्त इसे उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय चेरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मृदा को दोस्तों करेल की संज्ञा दी जाती है और कपास के अतिरिक्त यह मृदा गन्ना, गेहूं, प्याज और फलों की खेती करने के लिए भी अनुकूल है। अतः विकल्प बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, 2018 में पूछे गए प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। यहां देखिए, कह रहा है दोस्तों कि कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप में कम करता है। क्या है? मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से क्या करता है दोस्तों, कम करता है। ठीक है, आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। क्या है? गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। क्या है? कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन यानी कि दोस्तों सेलिनाइजेशन में योगदान कर सकती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल थर्ड। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप में कम करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। तो फर्स्ट सेकेंड पॉइंट गलत दिया गया है, थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है। सही आंसर हम लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया। व्याख्या इसकी देखेंगे। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश क्या है? मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। यह कथन हमारा सही नहीं है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा से मृदा की जल धारण क्षमता क्या दोस्तों, बढ़ जाती है, ना कि कम हो जाती है। ठीक है, फिर देखें, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसी तरह दूसरे विकल्प में दिया गया है कि गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। यह कथन भी सही नहीं है, क्योंकि गंधक का विशाल भंडार मृदा तथा अवसादों के भीतर है, जहां यह कार्बनिक जैविक रूप में कोयले, तेल तथा पीट के रूप में पाया जाता है, तथा इसी तरह अकार्बनिक निक्षेपों जैसे पाइराइट चट्टान एवं सल्फर चट्टानों में सल्फेट, सल्फाइड तथा कार्बनिक सल्फर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अतः दिए गए उपर्युक्त तीनों कथनों में से केवल तीसरा कथन ही सही है। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे। कह रहा है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा से मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह दूसरे विकल्प में दिया गया है दोस्तों क्या, कि गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। यह कथन भी सही नहीं है, क्योंकि गंधक का विशाल भंडार मृदा तथा अवसादों के भीतर है, जहां यह कार्बनिक जैविक रूप में कोयले, तेल तथा पीट के रूप में पाया जाता, तथा इसी तरह अकार्बनिक निक्षेपों जैसे पाइराइट चट्टान एवं सल्फर चट्टानों में सल्फेट, सल्फाइड तथा कार्बनिक सल्फर के रूप में पाया जाता है। अतः दिए गए उपर्युक्त तीनों कथनों में से केवल तीसरा कथन ही सही है। अतः विकल्प भी सही है। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी बचे हुए पार्ट को अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।